पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जैसे ही सोना दूसरा टिफिन बॉक्स निकालकर विराट के आगे करते हुए बोली, विराट भैया यह आपके लिए, और फिर एक छोटा सा टिफिन बॉक्स और देते हुए बोली, और यह राजीव भैया के लिए, उन्हें दे देना। सम्राट को अब काफी जलन महसूस हो रही थी क्योंकि सोना का अटेंशन सिर्फ उसे छोड़कर सभी को मिलता था, इसलिए वो खुन्नस में इरिटेट होकर कहता है, मेरे ऑफिस में कैंटीन खोल लो, सभी को खाना खिलाने का बहुत शौक है ना तुम्हें, पूरा कर लेना। सम्राट के गुस्से भरी आवाज सुनकर सोना हैरानी से बोली, लेकिन मैंने क्या किया? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। सम्राट सोना के कान के पास आकर धीरे से बोलता है, आज रात को मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर सम्राट वहां से टिफिन बॉक्स लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। सम्राट के जाने के बाद सोना विराट की तरफ देखते हुए कंफ्यूजन में बोली, क्या आपके भाई को कभी कभी मानसिक संतुलन की दिक्कत होती है? रचना सोना के बात पर गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई सम्राट को पागल कहने की? सोना ने अपनी एक आंख बंद करके अपने जीभ को दांतों तले दबाकर धीरे से बोली, चुड़ैल ने सुन लिया। विराट ने रचना की तरफ देखते हुए पूछा, चाची वैसे विप्लव कब आ रहा है वापस? रचना विराट के सवाल पर बोली, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए और ज्यादा अपने इस दो कौड़ी की भाभी का साथ देना बंद करो। सोना विराट को जाने का इशारा करती है तो विराट रचना को जी भर के घूरने के बाद वहां से ऑफिस के लिए निकल जाता है। सोना वहां से किचन की तरफ जाने लगती है, जिस पर रचना बीच में ही कहती है, रुको। सोना रुक जाती है और रचना की तरफ देखते हुए कहती है, जी चाचा। रचना सोना के सामने आकर उसके जबड़े को मजबूती से पकड़कर बोली, एक बात कान खोलकर सुन लो मिस फटीचर, जरूरत से ज्यादा अगर तुमने होशियारी करने की कोशिश की तो दूसरे ही पल जमीन पर पाओगी खुद को, इसलिए जितना हो सके मुझसे और सम्राट के काम से दूर रहो। सोना रचना के बात पर जल्दी से अपना सिर हिला देती है। निर्जला जी सीढ़ियां उतरते हुए रचना को देखते हुए जोर से बोली, रचना ये क्या घटिया हरकत है तुम्हारी? तुमने सोना को इतनी बुरी तरीके से क्यों पकड़ा हुआ है, छोड़ो उसके गाल को। जिस पर रचना निर्जला जी की तरफ एक नजर करके सोना को छोड़ देती है और जाकर फिर से सोफे पर बैठ अपना एप्पल खाने लगती है। निर्जला जी सोना के पास आकर मुस्कुरा कर बोली, सोना तुम लंच बना रही हो ना, जाकर वहां पर ध्यान दो। सोना निर्जला जी के बात पर अपना सिर हिलाकर किचन की तरफ चली जाती है। सोना के जाने के बाद निर्जला जी रचना की तरफ देखते हुए बोली, रचना मुझे लगता है कि तुम इतनी आसानी से अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली। तुम इतनी बुरी तरीके से सोना से बात नहीं कर सकती, वो इस घर की बहू है और इस बारे में तो अब सारी दुनिया को भी पता चल चुका है। रचना निर्जला जी की बात पर बोली, आप क्या चाहते हो कि मैं उस लड़की को अपने सिर पर बिठाकर रखूं? हरगिज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। निर्जला जी एक गहरी सांस लेकर बोली, अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है करो और मुझे जो करना है वह मैं करूंगी, लेकिन बस सोना से दूर रहना। इतना कहकर निर्जला जी दूसरी तरफ चली जाती है। रचना निर्जला जी की धमकी पर शातिर मुस्कान के साथ बोली, वह तो कल पता चलेगा दीदी कि आपकी सोना इस घर से दूर जाती है या फिर मैं सोना से दूर होती हूँ, आप बस इंतजार करो। इतना कहकर वह मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ आगरा में एक लड़का जिसकी उम्र करीब 21 साल की होगी अपने हाथों में एक कैमरा लिए वहां के गलियों में घूम रहा था। उसके साथ में उसकी टीममेट्स भी थे। उसकी टीम की एक लड़की उस लड़के के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, वापी हम तुम्हारे घर कब जा रहे हैं? विप्लव उर्फ वापी उस लड़की की बात पर उसकी पुचकी लेते हुए बोला, क्यों रिया, वहां जाकर मेरी मॉम को पटाकर मुझसे शादी करने का इरादा है क्या? रिया ने विप्लव की बात पर मुंह बनाते हुए कहा, तुमसे शादी करने से अच्छा है कि किसी गोरिल्ला से शादी न कर लूं। विप्लव एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, क्या तुम्हें गोरिल्ला मुझसे ज्यादा सेटिस्फाई करेगा? रिया बुरी तरीके से विप्लव को घूरने लगती है कि वहां पर एक आदमी उन दोनों के पास आकर कहता है, आप जिनका इंटरव्यू लेने आए हैं वो अंदर है। विप्लव उस आदमी की बात पर बोला, सुल्तान मियां, हम यहाँ पर किसी का इंटरव्यू लेने नहीं आए हैं, हम तो बस उनकी खूबसूरत की और उनके नृत्य को अपने इस कैमरे में कैद करने आए हैं। कहकर वो लोग अंदर चले जाते हैं। वहां पर काफी सारे लोग थे और काफी सारे कैमरामैन भी थे जो कि वहां पर खूबसूरत लड़कियों की फोटोग्राफी कर रहे थे। विप्लव एक लड़की के पास जाकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या मैं आपकी तस्वीर खींच सकता हूं? वो लड़की विप्लव की बात पर अपने 5 उंगलियां दिखा देती है, जिस पर विप्लव कंफ्यूज होकर कहा, जी मैं समझा नहीं। वो लड़की अकड़कर विप्लव से बोली, एक फोटो के 500 लूंगी मैं। देते हो तो बताओ वरना यहां से चलते बनो। विप्लव रिया को उस लड़की के सामने खड़ा करके बोला, अगर तेरी तरह कपड़े मैं इसे पहना दूं ना तो तुझे भी ज्यादा खूबसूरत लगेगी। एक पैसा भी नहीं लेगी, चल हट बंदरिया कहीं की, 500 रुपए चाहिए। इतना कहकर विप्लव दूसरी तरफ चला जाता है। वो लड़की विप्लव को जाता हुआ देखकर घूरती है तो रिया उस लड़की से कहती है, वो जरा चंचल है, उसकी बातों का बुरा मत मानना। कहकर रिया विप्लव के पीछे आ जाती है जो वहां पर हो रहे डांस को शूट कर रहा था।
रिया विप्लव के पास आकर बोली, तुम बेवकूफ हो क्या, तुम उस लड़की को इस तरह से कैसे कह सकते हो। विप्लव रिया की बात पर उसे घूरते हुए बोला, उसकी जगह किसी छछूंदरी को मेकअप करके बिठा दूं ना तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत लगेगी, और 500 रुपए चाहिए उसे, एक फोटो की शक्ल देखी है कभी आईने में। रिया ने विप्लव की बात पर गहरी सांस लेती है क्योंकि उसे पता था कि विप्लव बहुत बड़ा जिद्दी इंसान है। कुछ देर के बाद फोटोशूट करने के बाद दोनों बाहर आ जाते हैं। विप्लव रिया के कंधे पर अपने बाहें लपेटते हुए बोला, यार कितना मजा आया। इस पर रिया विप्लव को देखते हुए बोली, तुम्हारे भैया का कॉल आया था, वो तुम्हें मुंबई बुला रहे हैं। विप्लव अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ तो चलेंगे। रिया विप्लव की बात पर बोली, मुझे असम जाना है, वहां पर शो है, इसके बाद मैं आ जाऊंगी। रिया की बात पर विप्लव ने कहा, कितने बजे की फ्लाइट है तुम्हारी। रिया ने अपने रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए कहा, 6 बजे की। विप्लव ने भी अपना मोबाइल निकालते हुए कहा, मैं भी 6 बजे का फ्लाइट बुक कर लेता हूं। विप्लव की बात पर रिया बोली, चलो खाने का वक्त हो गया है, साथ में लंच करते हैं। विप्लव अपना सिर हिलाता है और दोनों एक अच्छे से रेस्टोरेंट की तरफ चले जाते हैं। यहां ओबरॉय कंपनी में सम्राट कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा हुआ था, उसके साथ राजीव भी बैठा हुआ था और उसके साथ राघव चुपचाप खड़ा था। सम्राट वहां पर बैठे एक आदमी की तरफ को देखते हुए बोला, काशीश मित्तल, अचानक तुम्हारा इंडिया आने का प्लान कैसे हुआ। कशिश, जिसकी उम्र सम्राट के बराबर की थी, उसने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, सोचा था तुम्हारी बहन से शादी करूंगा, लेकिन तुम्हारी बहन तो पहले से ही भाग गई। सम्राट अपनी आंखें छोटी करके बोला, अपनी जुबान को लगाम दो, जरूरत से ज्यादा चलने वाले जुबान को मैं काटने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। कशिश सम्राट को चिढ़ाने वाले लैंग्वेज में बोला, कहीं तुम्हारी बहन मुझसे शादी करने के लिए तो नहीं भाग गई। राजीव कशिश को घूरते हुए बोला, मिस्टर मित्तल, आप जिस काम के लिए आए हैं बेहतर होगा कि वही पूरा करें, बकवास सही नहीं होता हर पल। कशिश राजीव की बात पर मुस्कुरा देता है और सम्राट कशिश को देखते हुए कहता है, प्रेजेंटेशन के बारे में और कुछ कहना है। कशिश कॉन्ट्रैक्ट निकालकर साइन करते हुए बोला, अब तो तुम्हारे साथ रिश्ता बनाने का वक्त आ गया है, तो फिर तुम्हें मना कैसे कर सकता हूं। जिस पर सम्राट मुस्कान के साथ बोला, रिश्ता तो हमारा पहले से ही है राइवल्स का, अगर तुम चाहते हो तो मैं दुश्मनी का भी रिश्ता बना सकता हूं। कशिश घूरकर सम्राट की तरफ देखता है और कुर्सी से खड़ा होते हुए बोला, शाम को मिलते हैं। सम्राट कशिश की बात का कोई जवाब नहीं देता और राघव की तरफ देखते हुए बोला, पर शाम को मेरा शेड्यूल खाली है। राघव को अच्छे से पता था कि उसे क्या कहना है, इसलिए उसने अपने गर्दन नामे हिला दिया, नो बॉस, आपका शेड्यूल खाली नहीं है। कशिश राघव को एक नज़र देखने के बाद कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला जाता है। सम्राट उसके जाने के बाद गुस्से से चिल्लाया, मादर, फिर वो चुप हो जाता है। राजीव सम्राट की बात को आधी देखकर बोला, ब्रो, जिस शब्द को बोलने से हमारी अंतरात्मा को परम शांति महसूस होती है, उसे बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचना चाहिए। तभी विराट अंदर आ जाता है और टिफिन बॉक्स राजीव के सामने रखते हुए बोला, राजीव भाई, भाभी ने आपके लिए दिया है। राजीव विराट की बात पर टिफिन खोलकर देखता है तो उसके अंदर ब्रेड रोल पकोड़े थे। राजीव बिना किसी मैनर्स को ध्यान दिए सीधा उसे खा लेता है और खुश होते हुए कहा, आज रात का डिनर मैं तुम्हारे घर करूंगा, इतना अच्छा खाना। सम्राट राजीव को घूरते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है, तेरे पास कुक है ना, जाकर उन लोगों के साथ अपना डिनर एंजॉय कर, मेरे घर मत आना। राजीव सम्राट की बात पर बोला, मैं तेरी बात नहीं कर रहा और तू मुझे बनाकर नहीं खिलाने वाला। भाभी के हाथ का खाने वाला हूं मैं, इसलिए तुझे ज्यादा जलने की जरूरत नहीं है। सम्राट अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे जलन हो रही है। मुझे क्यों जलन होने लगी भला। राघव उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर बीच में ही बोला, बॉस, शाम को आपकी मनाली की फ्लाइट है, एक मीटिंग के लिए आपको वहां जाना है। सम्राट राघव की बात पर बोला, तुम शोभित को भेज दो। फिर रुककर राघव से कहा, तुमने मनाली कहा। राघव अपना सिर हिलाते हुए बोला, मैंने आज सुबह ही आपको कॉल करके कहा था कि मिस्टर रायजादा के मीटिंग के लिए आपको मनाली जाना पड़ेगा और वहां के कंस्ट्रक्शन साइड में कुछ दिक्कत चल रही है, इसे सॉल्व करना जरूरी है। सम्राट अपना सिर हिलाते हुए कॉन्फ्रेंस रूम से निकलकर अपने केबिन की तरफ चला जाता है। उसके जाने के बाद राजीव विराट की तरफ देखते हुए बोला, तेरा भाई पागल हो रहा है क्या। विराट अपना सिर हिलाते हुए बोला, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, खोए खोए से लग रहे हैं भाई। राजीव विराट के बात पर रोल खाते हुए बोला, जब प्यार का बुखार चढ़ता है ना, तब अच्छा इंसान पागल हो जाता है। इस पर विराट मुस्कुरा देता है। यहाँ ओबरॉय विला में सोना अपने कमरे में बिस्तर ठीक कर रही थी, तभी वहां एक फोन की रिंग बजने लगती है। उसने इधर उधर देखा तो बिस्तर के किनारे लगे फोन स्टैंड पर एक आईफोन रखा हुआ था। सोना उस फोन को देखकर थोड़ा चौंक गई और खुद से बोली, यह किसका फोन है। यह इनका तो फोन नहीं है। कुछ देर तक वो इसी सोच में डूबी रही और फोन रिसीव करना भूल गई।
लेकिन उस फोन में फिर से कॉल आई। इस बार सोना ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कॉल रिसीव किया और बोली हेलो। सोना की आवाज सुनकर दूसरे तरफ से सम्राट की आवाज सुनाई दी। उसने चिढ़ते हुए कहा, कितना वक्त लगता है फोन उठाने में? सोना सम्राट की आवाज सुनकर हैरान हो गई। आप अपना ये दूसरा फोन शायद भूल गए हैं घर पर। सम्राट ने खुन्नस में कहा, मेरा कोई दूसरा फोन नहीं है, ये तुम्हारा नया फोन है और अगली बार मैं फोन करूं तो एक रिंग में ही उठा लेना। सोना ने गहरी सांस ली और कहा कि आपने यह नया फोन मुझे कॉल करके झगड़ा करने के लिए दिया है? मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है, मैं तुमको बताना भूल गया था तुम्हारे नए फोन के बारे में। अब तुम जिससे चाहे बात कर सकती हो, वैसे भी अभी कुछ दिनों से तुम्हारी बात नहीं हो पा रही होगी ना? सम्राट के अटपटी से बात सुनकर सोना ने पूछा, मेरी किससे बात नहीं हो पा रही है? आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं बस ये कह रहा हूं कि शाम 6 बजे हम दोनों की फ्लाइट है मनाली का। हनीमून मनाने जा रहे हैं हम, अपना सामान पैक कर लेना। सम्राट की कड़वे टोन सुन के सोना हैरान होते हुए बोली, ऐसे कौन अपनी बीवी को हनीमून पर इनवाइट करता है? आप अकेले चले जाएं, मुझे लगता है कि आपको सिर्फ अपने खुद के साथ ही रहना अच्छा लगता है। सम्राट ने पूछा, और तुम्हें किसके साथ रहना अच्छा लगता है? सम्राट के सवाल से सोना चिढ़ गई और बोली, वो भी बता दूंगी सही समय आने पर। सोना के इस बात पर ध्यान दिए बिना गुस्से से सम्राट ने कहा, सोना अवस्थी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मेरी बात इग्नोर करे। गाड़ी भिजवा दूंगा, चुपचाप एयरपोर्ट पर चली आना। अगर नहीं आई तो सोच लेना, दिन में तो बच जाओगी, लेकिन रात को तुम्हें मेरे पास ही आना है। ये कहकर सम्राट ने कॉल कट कर दिया। सोना हैरानी से बोली, यह क्या आदमी है, अपनी बीवी को ही धमकी देता रहता है। तभी दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। सोना ने दरवाजा खोला तो बाहर निर्जला जी खड़ी थी। उनको देखकर सोना जी ने कहा, माँ कुछ काम था आपको मुझसे? निर्जला जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सम्राट तुम्हें मनाली ले जाना चाहता है, चली जाओ उसके साथ। सोना निर्जला जी की बात सुन के कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, पर फिर निर्जला जी को देख मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है माँ, मैं पैकिंग शुरू कर देती हूँ। निर्जला जी सोना के बात पर मुस्कुरा देती है और उसके सिर को सहलाकर कमरे से बाहर चली जाती है। सोना ने हाँ तो कर दी, पर उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। इन्हीं सवालों के उधेड़बुन में लगे लगे उसने अपने हनीमून की सारी पैकिंग कर ली। जहां सोना मनाली जाने की तैयारी कर रही थी, वहीं ऑफिस में सम्राट अपने केबिन में बैठा सोना की फाइल पढ़ रहा था और उसके सामने करीब 29 साल का आदमी खड़ा हुआ था। इस आदमी की बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी थी। लंबा कद, बढ़िया बॉडी, बाल लंबे। उस आदमी की नज़र सम्राट पर टिकी हुई थी। जैसे ही सम्राट ने फाइल को पढ़कर टेबल पर रखा, उसने बोला, सर कुछ खास पता नहीं चला है। सम्राट ने सार्कास्टिक होते हुए बोला, क्या बात कर रहे हो डेविड, मुझे कहाँ पता था कि मेरी बीवी डांस कंपटीशन में हिस्सा भी लेती थी। उसे नचाने के साथ साथ नाचने का भी शौक है, नॉट बैड। डेविड अपने बॉस की बात पर रिप्लाई करे बिना अपनी रिपोर्ट देता गया, सर सिंपल फैमिली है, मॉम डैड का कैटरिंग का बिजनेस है जिसमें वो इन्वॉल्व रहती थी। कॉलेज के दिनों में वो क्लासेस के बाद डांस के ट्यूशन लेती थी, घर में फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करने के लिए। और कोई खास दोस्त या बॉयफ्रेंड? सम्राट के इस सवाल के जवाब में डेविड ने एक कॉन्फिडेंटली रिप्लाई दिया, नहीं सर, कोई खास दोस्त नहीं, कोई अफेयर भी नहीं था। डेविड का जवाब सुनकर सम्राट ने उसे एक आखिरी सवाल पूछा, उस फोटो की क्या रिपोर्ट है और उस अननोन नंबर की कहां से वह आई थी? डेविड ने जवाब दिया, सर आज शाम तक या कल सुबह तक सारी रिपोर्ट आपके पास होगी। तभी राघव एकदम से केबिन के अंदर आ गया। डेविड को वहां खड़ा देखकर वह एकदम से हड़बड़ा गया और बोला, सॉरी सर, मैं बाद में आता हूं, कहकर वो केबिन से बाहर जाने लगा। सम्राट राघव को रोकते हुए कहा, आओ राघव, बताओ क्या काम है? राघव सम्राट के सामने एक फाइल रखते हुए बोला, इस पर आपके साइन चाहिए थे बस। सम्राट पूरी फाइल पर नजर करके उन पेपर्स पर साइन करते हुए बोला, मुझे साइट की सारी रिपोर्ट दे देना ताकि मैं अपना पूरा काम प्रॉपर्ली हैंडल कर पाऊं। सम्राट की बात पर जोर से सिर हिलाकर राघव केबिन से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद डेविड ने कहा, बॉस एक और काम था, राजीव को एक मीटिंग के लिए जाना था तो वह मुझे ये पेन ड्राइव दे गया। इसमें मिताली शाह की पूरी इन्फॉर्मेशन है और एक बार जिस ज्वेलरी डिजाइन के लिए उसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, उन्होंने उसे बैन कर दिया है। इतने बड़े तमाशे की इतनी छोटी सजा, मुझे वो जेल के अंदर चाहिए। सम्राट की बात पर वो बोला, डोंट वरी बॉस, वह भी बहुत ही जल्द हो जाएगा। शाम का वक्त है, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। सोना बॉडीगार्ड के साथ खड़े एयरपोर्ट में सम्राट का वेट कर रही थी। उसने क्रीम कलर की सिल्क साड़ी पहनी हुई थी और अपने बालों को एक बन में बांध लिया था। सम्राट किसी हीरो की तरह अपनी गाड़ी से एयरपोर्ट पर उतरा और सीधा सोना के पास आया। उसने सोना को ऊपर से नीचे तक देखा और बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़कर उसे एयरपोर्ट की तरफ अंदर लेकर चला गया।
सम्राट ने अपनी खुशी जाहिर नहीं होने दिया, पर वह मन ही मन खुश था क्योंकि डेविड के रिपोर्ट के हिसाब से सोना के पास्ट में कोई अफेयर नहीं था और फिर सोना इतने अच्छे से तैयार होकर एयरपोर्ट भी आ गई थी। बस एक सवाल था सम्राट के मन में कि उस तस्वीर में वह कौन सा शख्स था। फ्लाइट में टेक ऑफ की वेट कर रहा सम्राट यही सब सोच रहा था कि तब उसके कानों में सोना की आवाज पड़ी, हे भगवान मुझे जिंदा बचा लेना। सम्राट सोना को तिरछी नजर से देखते हुए बोला, तुम इतना पैनिक क्यों कर रही हो, क्या तुम आज से पहले कभी फ्लाइट में नहीं बैठी? सोना उसकी बात का जवाब दिए बिना अपने पर्स से वो आईफोन निकालती है जो सुबह सम्राट ने उसे दिया था। बोलती है, आप अपना फोन वापस ले लीजिए प्लीज, मुझे इसकी बहुत टेंशन हो रही है कि इतना महंगा फोन है, अगर यह मुझसे टूट गया या खो गया तो। सोना की बात को प्यार से ही बीच में काट देता है सम्राट, तो क्या हो जाएगा, एक फोन ही तो है, अगर यह फोन महंगा है तो तुम्हारा पति भी इस शहर के सबसे बड़े रहीशों में से एक है। एक जाएगा तो दूसरा फोन आ जाएगा। मेरा पति अमीर है लेकिन मैं तो गरीब हूं ना, प्लीज अपने लिए दूसरा फोन ले लूंगी जो मेरे स्टेटस को मैच करता हो। अरे यार अभी सो जाओ, मनाली उतर के अपने स्टेटस का फोन ले लेना, गुड नाइट। ये बोलकर सम्राट अपने फेस पर हॉट टॉवल रखकर सो जाता है। करीब 1 घंटे के बाद फ्लाइट में सोना और सम्राट दोनों सो रहे थे, तभी सम्राट की आंख खुलती है। वह देखता है कि सोना को ठंड लग रही थी। वो उसी वक्त फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाकर सोना के ऊपर एक ब्लैंकेट डाल देता है। जैसे ही सोना कोजी फील करती है वह नींद में सम्राट को पकड़ लेती है। सोना और सम्राट दोनों एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं। सम्राट अपने चेहरे पर सोती हुई सोना की सांस महसूस कर रहा था। कुछ देर तक सम्राट उसके होठों को देखता रहता है, पर फिर वो आगे बढ़कर सोना के होठों पर अपना होंठ रख देता है। वहां सोना और सम्राट का हनीमून शुरू हो चुका था और यहाँ पर चाचा जी परेशान घूम रही थी, फोन पर किसी को समझा रही थी, तुम प्लीज टेंशन मत लो, मैं कुछ करती हूँ, आई विल ट्रांसफर द मनी, पैनिक मत करो। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आती है और यह आवाज थी मिताली शाह की, जो रचना जी के साथ मिलकर सोना और सम्राट के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। मिताली ने कहा, बात पैसों की नहीं है, मेरे करियर को सम्राट ओबरॉय ने बर्बाद कर दिया है। मेरी ज्वेलरी ब्रांड को बंद करवा दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे आपकी बातों में नहीं आना चाहिए था। रचना जी ने उसे समझाते हुए कहा, मैं समझ रही हूं तुम्हारी प्रॉब्लम, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। मिताली ने गुस्से में कहा, वह तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरे उसके ऑफिस में मीडिया बुलाकर तमाशा करने के लिए वो मेरी जिंदगी तबाह कर सकता है तो जरा सोचिए, जब उसे पता चलेगा कि उसके चाची ने ही उसके खिलाफ जाकर साजिश कर रही है तो अपने गुस्से में वो आपका क्या हाल करेगा। अगर मैं बर्बाद हुई तो आप भी नहीं बचेगी। यह कहकर मिताली शाह ने फोन कट कर दिया और मिताली की बात सुनकर रचना जी कुछ देर तो खौफ में ही वही मूर्ति की तरह खड़ी रही, पर फिर उन्होंने किसी को फोन लगाया और कहा, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूं, सोना वापस घर नहीं आना चाहिए। उसके लिए अगर तुम्हें उसकी जान भी लेनी पड़े तो ले लेना। सोना के लिए रचना की नफरत पल पल बढ़ रही थी, शायद कोई बड़ा खतरा आने वाला था सोना पर। वहीं इस परिवार से बहुत दूर एक बेचारी लड़की अकेले कहीं बंदी बनी हुई थी। कुछ लोग एक कमरे में बैठे थे, कमरे में ज्यादा लाइट नहीं थी, किसी का चेहरा नहीं दिख रहा था। तभी एक आदमी आया और वहां बैठे बाकी लोगों से बोला, साली बहुत ही जिद्दी है, इतनी कोशिश कर ली लेकिन मुंह खोलने को राजी ही नहीं है। उन सभी आदमियों के सामने बैठे एक शख्स ने यह बात सुनकर हंसना शुरू किया और कहा, कोई नहीं, खून ही ऐसा है, उसका भाई पर गई है, लेकिन एक दिन तो भूख के सामने अकड़ टूट ही जाएगी बेचारी की। यहाँ मनाली के एयरपोर्ट में रात के 1 बजे सम्राट सोना की फ्लाइट टेक ऑफ करती है। सोना जाग रही थी और सम्राट अपने काम में लगा हुआ था। सोना ने सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, हम लोगों को निकलने में और कितना टाइम लगेगा? आपने कहा था कि हम 7 घंटे में पहुंच जाएंगे रात के। सम्राट उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोला, रात के 1 बज रहे हैं। तुम्हें सोना है तो कार में चलकर सो जाना, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर नहीं ले जाने वाला, पटक दूंगा। सोना सम्राट की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, और मुझे भी कोई शौक नहीं है आपकी बाहों में रहने का। सम्राट सोना के चेहरे के बिल्कुल पास जाकर बोला, क्या कहा तुमने, जरा फिर से कहो तो। सोना ट्रॉली बैग उठाते हुए बोली, चलिए गाड़ी आ गई। सम्राट सोना के हाथ को पकड़कर बोला, रुको, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। सोना मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, जाने दीजिए प्लीज। सम्राट सोना के गाल पर किस करते हुए उसे छोड़ देता है। सोना अपने गाल पर हाथ रखे जाते हुए सम्राट को देखती रह जाती है। उसके गाल लाल हो गए थे। सम्राट ने मुड़कर सोना को देखते हुए कहा, क्या तुम आगे का रोमांस भी यही करना चाहती हो कि कॉटेज चलकर करना है? सम्राट के आवाज से सोना होश में आती है और उसके पीछे पीछे चलने लगती है। वहां पर 2 गाड़ियां रखी हुई थी, जिनमें से एक में बॉडीगार्ड्स थे जिन्हें राघव ने हायर किया था और दूसरा सम्राट और सोना के लिए था। सोना कार में बैठते हुए सम्राट से बोली, हर वक्त बॉडीगार्ड्स के बीच रहना जरूरी है क्या? आपको अजीब नहीं लगता?
सम्राट अपने आईपैड में काम करते हुए बोला, जिसके पास दौलत, शोहरत और रुतबा होता है उसे मौत कब गले लगा ले पता नहीं, इसलिए सेफ्टी के लिए रखना पड़ता है। इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है? सोना ने फिर से कहा, और ऐसे दौलत, शोहरत और रुतबा का क्या करना जो अपनों को ही हमारा दुश्मन बना ले और हर वक्त मौत के बीच में हमें सरवाइव करना पड़े। सम्राट सोना की तरफ देखते हुए बोला, पैसों से सब कुछ मिलता है, जिंदगी को भले ही खतरा होता है लेकिन हम वो हर चीज हासिल कर सकते हैं जिसे हम चाहते हैं, चाहे वो कोई चीज हो या इंसान। सोना सम्राट के बात का कोई जवाब नहीं देती और बाहर की तरफ देखने लगती है। रात होने पर भी बाहर का नजारा बहुत खूबसूरत था। हर तरफ बर्फ फैली हुई थी, चांद की रोशनी में जो चमक रही थी। कुछ देर में उनकी गाड़ी एक फार्म हाउस के बाहर रुकती है। सोना गाड़ी से बाहर आती है, उसे हल्की ठंड महसूस होती है लेकिन फिर भी वो सामान लेकर अंदर आ जाती है। सम्राट बॉडीगार्ड को इंस्ट्रक्शन देकर खुद भी उस फार्म हाउस के अंदर आता है। वह फार्म हाउस ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन काफी खूबसूरत था। पूरे बाउंड्री को लकड़ी से बनाया गया था। घर में 4 कमरे थे, एक किचन और एक बड़ा सा गार्डन जो कि सोना को काफी पसंद आया था। सम्राट सबसे पहले अपना कोट निकालकर सोफे पर रख देता है। किचन में जाकर एक दरार खोल उसमें से वाइन की कलेक्शन निकालता है। सोना जो कि हॉल में खड़ी थी सम्राट की तरफ देखते हुए कहती है, मेरा कमरा कौन सा है? सम्राट उसके बात पर बोला, ऊपर के फ्लोर पर राइट हैंड साइड वाला। सोना अपना सिर हिलाकर ऊपर की तरफ चली जाती है। सम्राट वहीं पर वाइन पीते हुए बैठ जाता है। ऊपर सोना अपने कमरे के खिड़की खोलती है और बाहर देखने लगती है तो हर तरफ सिर्फ खूबसूरती थी। सोना मुस्कुराते हुए जाकर बैग अनपैक करती है और सम्राट के लिए एक नाइट सूट बिस्तर पर रख अपने लिए एक नाइट सूट लेकर बाथरूम चली जाती है। सोना कुछ देर के बाद फ्रेश होकर बाहर आती है और नीचे चली आती है। देखती है सम्राट ने आधा वाइन की बोतल खाली कर दिया था। सोना एक नज़र सम्राट को देखकर किचन की तरफ चली जाती है। कुछ देर के बाद सोना एक बाउल में सूप बनाकर सम्राट के सामने रखते हुए बोली, आपको ठंड लग रही है ना, आप इसे लीजिए, गर्मी महसूस होगी। सम्राट अपने नज़र उठाकर सोना को देखते हुए बोला, मैंने मांगा? जिस पर सोना बाउल को वापस लेते हुए बोली, अच्छा ठीक है, इसे मैं पी लेती हूँ। इतना कहकर सोना सारा सूप पी जाते हैं क्योंकि उसे भूख भी लगी थी। सम्राट कुर्सी से खड़े होकर कमरे की तरफ चला जाता है। सोना उस जगह को साफ करती है, बाउल लेकर किचन में रख देती है। सोना सम्राट का कोट लेकर कमरे की तरफ चली जाती है। सम्राट फ्रेश होकर बिस्तर पर बैठा हुआ था। सोना कमरे का दरवाजा बंद कर आकर बिस्तर पर बैठ जाती है। सम्राट सोना को देखते हुए बोला, मुझे इस तरह से क्या देख रही हो? सोना सम्राट की बात पर जल्दी से बोली, ऐसी कोई बात नहीं, मैं लाइट ऑफ कर दूं, मुझे नींद आ रही है। सम्राट सोना की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम पिछले 5 घंटे से सो रहे हो फिर भी तुम्हें नींद आ रही है। सोना ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती? सम्राट सोना के बात पर उसे घूरते हुए बोला, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। सोना सम्राट की बातों को अच्छे से समझ रही थी लेकिन फिर भी वह अपना पक्ष रखते हुए कहती है, मैं आपका हेड मसाज कर दूं। सम्राट हल्का सा सोना के पास आकर बोला, मैं तुम्हारी मसाज करूंगा, चलो। सोना अपनी आंखें बड़ी करके बोली, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। सम्राट अपना हाथ बढ़ाकर सोना के गले में अपना हाथ डाल उसे अपने पास खींच लेता है। सोना की आंखों में देखते हुए बोला, आई नीड यू राइट नाउ, सो कंटिन्यू। सोना अपनी आंखें बड़ी करके सम्राट की तरफ देखने लगती है, जिसमें सोना की बड़ी आंखें और भी ज्यादा बड़ी नजर आने लगती है। सम्राट सोना के होठों पर झुककर उसे किस कर लेता है। सोना कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप बैठी हुई थी। सम्राट सोना की तरफ बढ़ते हुए उसके होठों को लगातार स्मूच कर रहा था। सोना अपना हाथ बेडशीट पर मजबूत करे सम्राट का धीरे धीरे साथ देने लगती है। सम्राट सोना के ऊपर झुकते हुए अपना हाथ उसके सीने पर रख लेता है और उसके गले पर अपना दूसरा हाथ रख उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। सोना के गाल सम्राट की बात पर लाल हो जाते हैं। सम्राट सोना के नाइट सूट को निकालने लगता है, जिस पर सोना उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, रुकिए। सम्राट एक गहरी सांस लेकर सोना को बुरी तरीके से घूरते हुए बोला, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू सोना? सोना सम्राट की उस भारी आवाज पर नाइट लैंप की तरफ इशारा करते हुए बोली, लाइट ऑफ कर दीजिए। सम्राट अपनी आंखें छोटी करके बोला, मैंने तुम्हें पूरी तरीके से देखा है, स्टिल यू आर हैविंग ट्रबल गोइंग टू बेड विथ मी। सोना सम्राट की बात पर उसे देखते हुए बोली, प्लीज। सम्राट अपना हाथ आगे बढ़ाकर लाइट ऑफ कर देता है और उस कमरे में अब बस सोना की चूड़ियों की आवाज आ रही थी। सम्राट एक बार फिर सोना को किस करते हुए उसकी नाइट ड्रेस निकालकर बेड के नीचे गिरा देता है, फिर अपना नाइट सूट निकालकर सोना के गिरे डायरेक्शन में अपने कपड़े भी गिरा देता है। सम्राट धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सोना के गले पर किस कर रहा था। सोना की मौन भरी आवाज कमरे में शोर कर रही थी। करीब 2 घंटे के बाद सम्राट उसके बगल में लेटा हुआ था। सोना अपना पीठ सम्राट की तरफ करे सिकुड़कर लेटी हुई थी क्योंकि वो सो चुकी थी।
सम्राट बिस्तर से उतर अपना लोअर पहनते हुए बालकनी में आ जाता है। उसके हाथ में सिगरेट का पैकेट था। सम्राट एक बार पलटकर सोना की तरफ देखता है और उसे कुछ याद आने लगता है। उसके कानों में किसी की आवाज गूंज रही थी। सम्राट अपना फोन देखता है जिसमें रविंद्रनाथ ओबरॉय लिखा हुआ था। वह एक भारी सांस ले कॉल करता है। करीब 3-4 रिंग के बाद दूसरी तरफ से कॉल अटेंड होते ही आवाज आती है, तुम्हारी तरह हम मौज नहीं कर रहे हैं, इसलिए इतनी रात को कॉल करने की वजह है। सम्राट उसके आवाज पर अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर लेता है। गहरी सांस लेकर कहता है, दादू नाराज होना बंद कीजिए, मैं बहुत जल्दी आपका काम कर दूंगा। रविंद्रनाथ सम्राट की बात पर कटाक्ष करते हुए बोले, किसी और से शादी करके तुम मेरा काम करोगे? काफी अच्छा मजाक कर लेते हो तुम सम्राट। सम्राट उनके बात पर बोला, वो मेरी तरफ आकर्षित हो रही है, मैं बहुत जल्द उसे मना लूंगा। रविंद्रनाथ जी गुस्से से बोले, बकवास बंद करो, जहां हो वहीं रहो और अपनी पत्नी का ख्याल रखो। कुछ भी घटिया हरकत करके शर्मिंदगी महसूस करने पर मजबूर मत करना। सम्राट रविंद्रनाथ की बात पर जी कहकर कॉल कट कर देता है। सम्राट गहरी सांस ले चांद को देखते हुए बोला, डोंट वरी दादू, आप चाहे कितना भी मना करो, सोना अवस्थी को मैं वहां लाकर ही रहूंगा और आपको बताऊंगा कि जो आपने किया वो सही नहीं था। इतना कहकर सम्राट कमरे में आ जाता है। सोना के बगल में उसे अपनी बाहों में भरते हुए आंखें बंद कर लेता है। क्या राज है सम्राट के जिंदगी के? वो कहाँ लेकर जाना चाहता है सोना को? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए माय क्रूल डेविल हस्बैंड कहानी पर।